सरहद पर तनाव है तो समझो मेरे देश में चुनाव है। राहत इंदौरी साहब का ये शेर मुझे हर चुनाव में याद आता है। क्या इस देश में राजनीति करने के लिए, सत्ता पाने के लिए या अपनी पावर बनाने के लिए नफरत की राजनीति करना जरूरी है? आज का बड़ा सवाल यही है। क्या कोई पार्टी जो 10 साल से सत्ता में है, 10 साल से अपनी सरकार चला रही है, उस पार्टी के पास एक भी ऐसा अचीवमेंट नहीं है जो वो अपने भाषणों में, अपने बयानों में बता सके, बल्कि इसके कि वो नफरत की राजनीति या नफरत के बयान दे रही है? हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पार्टी सत्ता में नहीं होती, वो अपोजिशन में होती है, तो वो जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपनाती है, जीतने के लिए नए नए वादे करती है। कुछ वादे ऐसे होते हैं जो पूरे हो सकते हैं, कुछ वादे सोचने में ही पूरे नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई पार्टी सत्ता में है, कोई पार्टी पिछले 10 साल से रूल कर रही है, अगर वो भी इस तरह की बातें करेगी और वो भी इस तरह के नफरत वाले भाषण देगी या फिर ऐसी बातें करेगी जिसका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसके पास एक भी ऐसी अचीवमेंट ना हो जिसको वो अपने भाषणों में, अपने काम में गिनवा सके, तो ऐसी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शब्दों में ऐसी सरकार को नाकाम और फेल सरकार कहूंगा मैं। आज मैं किसी की बात नहीं करूंगा, किसी छोटे मोटे नेता की बात नहीं करूंगा, किसी मंत्री की बात नहीं करूंगा। आज मैं रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े नेता और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करूंगा और मैं आपको उनके भाषण के कुछ अंश दिखाऊंगा जो कि लोकसभा 2024 में उन्होंने दिए हैं। उन भाषणों को देखने के बाद आप तय करिएगा कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या उस देश की राजनीति डेवलपमेंट की तरफ जा रही है या फिर हिंदू मुसलमान और नफरत की तरफ जा रही है? सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? इस वीडियो में कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है और कांग्रेस पावर में आकर प्रधानमंत्री बनाती है तो कांग्रेस इस देश की हिंदू बहनों और माओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में आवंटित कर देगी। असल में शुरुआत से ही भाजपा की एक कोशिश रही है कि कांग्रेस को प्रो मुस्लिम बता दिया जाए, क्योंकि इस देश में अगर प्रो मुस्लिम बताया जाएगा तो बाकी हिंदू भाइयों का वोट इकट्ठा करना आसान हो जाएगा। और इसी तरीके की टेक्निक भाजपा ने हमेशा अपनाई है कि कांग्रेस को मुसलमानों के साथ जोड़कर और उसको एंटी हिंदू बताकर ये देश में उन्होंने राजनीति करी है। अब आप ये दूसरा वीडियो देखिए। एक तरफ इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? भाजपा सबका साथ और सबका विकास का वादा करती है और दूसरी ही तरफ अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी घुसपैठिया जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जाहिर सी बात है वो ये अल्फाज हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि कांग्रेस अपना सारा खजाना ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आवंटित कर देंगे। इस तरह की भाषा और इस तरह के अल्फाज क्या एक प्रधानमंत्री को जेब देते हैं कि वो पब्लिक रैली में इस तरह की बात करें, जबकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं? पिछले 10 साल से वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको इन रैलियों में अपनी अचीवमेंट और अपने किए गए काम गिनवाने चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि वो इस तरह के अल्फाज और इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी जी और भाजपा के कई नेता अपनी भाषा में अर्बन नक्सल का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो हिंदू बहन और माओ के मंगलसूत्र भी नहीं बचने देगी। मतलब उनका कहना होता है कि वो सारी जायदाद और संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देगी। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। जबकि कांग्रेस ये दावा करती है कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में लफ्ज माइनॉरिटी इस्तेमाल करती है, ना कि मुसलमान इस्तेमाल करती है। और कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में ये क्लेम करती है कि अगर वो पावर में आए तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और उसके अलावा जो भी महिलाएं और जो लोग हाशिए पर पड़े हैं, कांग्रेस उन सबके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी और उन सबको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो के दुष्प्रचार के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी IT सेल और पूरी मीडिया लगी हुई है। अब आप ये वीडियो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देखिए, जब वो प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने क्या कहा था। Our collective priorities are clear: agriculture, irrigation and water resources, health
education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. वीडियो में डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और माइनॉरिटी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कांग्रेस काम करेगी, यानी कि देश के संसाधनों पे इन हाशिए पर पड़े लोगों का भी हक होगा। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के इस बयान को किस तरीके से आज के परिप्रेक्ष्य में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो सारे संसाधनों पर हक सिर्फ पहले मुसलमानों का होगा और उसके बाद बाकी लोगों का होगा। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ फैलाया जाता है और ये झूठ भी किसी और के जरिए नहीं बल्कि भाजपा और भाजपा के नेता के जरिए फैलाया जाता है। एक अल्फाज है जिहाद, इसको भाजपा वालों ने हर बात से जोड़ लिया है। कभी वो कहते हैं कि लव जिहाद, कभी कहते हैं कि लैंड जिहाद, कभी कहते हैं यूपीएससी जिहाद और अब एक नया शब्द मार्केट में आया जिसका नाम है वोट जिहाद। और ये कोई छोटा मोटा नेता इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इस देश के प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। आप इस वीडियो को देखिए। साथियों, इंडी गठबंधन की एक और रणनीति की पोल उसके ही नेता ने देश के सामने खोल दी है। अब इंडी गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद करने को कहा है। अब बताइए, हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली और कांग्रेस के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए परिवार, ये मुसलमान परिवार ने कहा है, नारा दिया है वोट जिहाद करो। आप जानते हैं ना जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद किसके खिलाफ किया जाता है? इंडी गठबंधन का साफ कहना है कि सारे मुसलमानों को एकजुट होकर वोट देना चाहिए। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है। क्या आपको लगता है कि किसी देश के प्रधानमंत्री को इस तरह के अल्फाज बोलने चाहिए, या फिर जो आदमी 10 साल से सत्ता में बैठा हो, जो पार्टी 10 साल से रूल कर रही हो, उस पार्टी को ये सब अल्फाज बोलने की जरूरत है, बजाय इसके कि वो अपना काम गिनवाते, अपनी अचीवमेंट गिनवाते और अपना डेवलपमेंट का मॉडल दिखाते? बल्कि नहीं, इसके अलावा वो इस तरह के वोट जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है और बहुत ही अफसोस की बात है। जब तक मैं जिंदा हूं इस देश में मुसलमानों को आरक्षण नहीं देने दूंगा। नहीं, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये भी हमारे प्रधान सेवक यानी हमारे प्रधानमंत्री जी के अल्फाज है। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि किसी भी तरह से भारत देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वो 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म और सारे जात इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा भाजपा की तरफ से एक झूठ और एक प्रोपेगेंडा ये भी फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस की किसी तरह की गुप्त मीटिंग हुई है और उसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस राम मंदिर पर ताला लगा देगी, और इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भी किया है। आप इस बयान को सुनिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। वीडियो में मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी को यानी भाजपा को 400 सीट जीतना इसलिए जरूरी है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई, कांग्रेस पावर में आई तो कांग्रेस मंदिर पर बाबरी ताला लगा देगी।
कहने का मतलब यह है कि अगर इंडिया अलायंस पावर में आती है और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटकर राम मंदिर पर ताला लगा देंगे, यानी राम मंदिर बंद कर देंगे। ऐसा दावा मोदी जी कर रहे हैं। ये सब बयान आपने पहले भी देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन अब सवाल ये है कि इन सब भाषणों को देने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन सो रहा है या इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति विशेष का फेवर कर रहा है? सवाल यहाँ पर यह है कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह के बयानों पर, इस तरह के भाषणों पर संज्ञान लेना चाहिए और नोटिस जारी कर देना चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए, और अगर वार्निंग के बाद भी कोई नहीं सुनता है तो उसको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा मैं देश की जनता से बस यही कहना चाहूंगा कि कुछ फेज के चुनाव हो चुके हैं और कुछ फेज के चुनाव होने बाकी हैं, तो आपका मुद्दा बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा होना चाहिए, बजाय इसके कि आप हिंदू मुसलमान के बारे में सोचें, आप नफरत की राजनीति के बारे में सोचें, आप इन सब का आइडियोलॉजिकल बंटवारे के बारे में सोचें। ये सब आपके एक युवाओं के दिमाग में नहीं होना चाहिए। युवाओं के दिमाग में बेरोजगारी होनी चाहिए, जो कि आजकल पूरी चरम पर है, स्वास्थ्य होना चाहिए जिसकी हालत बहुत खराब है, और एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए जिसकी सबको जरूरत है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति से हो या किसी भी समुदाय से आता हो। एजुकेशन की आज सबको जरूरत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, अगर हम अपनी समझ को डेवलप नहीं करेंगे तो हम किस तरह से इस देश के विकास में सहयोग दे पाएंगे? यही हमारे लिए सोचने की बात। लेकिन अब हमें सुकून से बैठकर सोचना चाहिए कि हमें इस देश के युवाओं को, इस देश की राजनीति को कौन सी दिशा में लेकर जाना है, हमें वोट किस मुद्दे पर देना है, हमें वोट क्या अपनी एजुकेशन और डेवलपमेंट के लिए देना है या फिर किसी नेता के भड़काऊ भाषण पर हमें वोट देना है। ये बहुत सोचने और समझने वाली बात। मेरे नजरिए में हमें वोट उस नेता को देना चाहिए जो लोकल मुद्दों को समझता हो, इसमें काम करने की क्षमता हो, और हमें ये लगे कि अगर ये इंसान नेता बनता है और लोकसभा और विधानसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है तो ये हमारे मुद्दे उठाएगा, हमारी डेली जिंदगी से जुड़े जो परेशानियां हमें आती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में और पॉलिसीज में हमें परेशानियां आती हैं, उन पॉलिसीज के लिए काम करेगा, हमारे डेवलपमेंट, हमारी हेल्थ और एजुकेशन के लिए काम करेगा। वो नेता सबसे बेहतर है जो आपके डेवलपमेंट के लिए काम करे, बजाय इसके कि वो आपको नफरती भाषण दे या फिर इसके कि वो आपको जातिवाद में बांटे या धर्मवाद में बांटे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और सबसे आखिर में बस आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। जितने चरण का चुनाव बचा है उन चरण में जाकर अपने वोट को दीजिए और बहुत सोच समझ कर वोट दीजिए, क्योंकि 5 साल में एक ही बार आपको इस ताकत का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, तो सोच समझकर वोट करिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।